अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। कोरोना वायरस के खात्मे के साथ साथ पाकिस्तान की मईशत में भी बेहतरी के आसार नजर आ रहे हैं। वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि मईशत में जो बुरा टाइम था वहां से बेहतरी आ सकती है। जुलाई के महीने में जो मनफी ग्रोथ का ट्रेंड था वो खत्म होता नजर आ रहा है। सीमेंट की सेल्स में 40% तक इजाफे की तवक्को है। कार सेल्स दोबारा बढ़ना शुरू हो गई हैं, स्टील सेल्स दोबारा बढ़ना शुरू हो गई हैं और पाकिस्तान की मईशत दोबारा तरक्की की तरफ जा सकती है। एहतियात बहुत ज़रूरी है, कोरोना वायरस के हवाले से एहतियात बहुत ज़रूरी है। और डॉक्टर हफीज़ पाशा जो बहुत मोतबर राय रखते हैं, खुद हुकूमती वज़रा जिनकी राय बहुत ज़्यादा मोतबर समझते हैं, उनके मुताबिक भी अगले साल से पाकिस्तान में तरक्की की शरह बेहतर हो जाएगी। उनका ख्याल है कि गुज़िश्ता बरस हुकूमत कह रही है कि मनफी 4% ग्रोथ होगी, मगर असल में मनफी 1.5% ग्रोथ होगी। इस साल 5% ग्रोथ होगी, मगर उससे अगले साल 4%, फिर उससे अगले साल 5% ग्रोथ के नंबर्स नजर आएंगे। यानी पाकिस्तान की मईशत में जो एक बुरा वक्त था वहां से बेहतरी की तरफ पाकिस्तान जा सकता है। क्या रोजगार के मौके पैदा होंगे, क्या बरामदात में इजाफा होगा, क्या मईशत में सरमायाकारी होगी, इस सब पर हम बात करेंगे। डॉक्टर हफीज़ पाशा साबिक वज़ीर ख़ज़ाना हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है मईशत के हवाले से जो इदाद-ओ-शुमार आप आज तक बताते रहे दुरुस्त साबित हुए। अब आपको लग रहा है कि एक जो वर्स्ट था वो मईशत ने देख लिया है और अब यहाँ से बेहतरी की तरफ, तरक्की की तरफ पाकिस्तान की मईशत वापस जा सकती है? देखिए, मुल्क के अंदर के हालात अल्लाह के फजल से कोरोना में लग ये रहा है कि काफ़ी कमी आई है और इंशाअल्लाह ईद के बाद हालात अगर लॉकडाउन कामयाब रहा, ख़ास तौर पे पंजाब में और सिंध में, तो हो सकता है कि हम काफ़ी हद तक आगे बढ़ जाएंगे। सवाल ये पैदा होता है अलबत्ता कि बाकी दुनिया में हालात और ख़राब होते जा रहे हैं। अब हमारा जो सबसे बड़ा मार्केट है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, USA। वहाँ तो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। उसके नतीजे में हमारे जो बरामदात हैं वो मुतासिर होते रहेंगे। और यूरोप में भी हालात कुछ बेहतर हुए हैं, मगर इस हद तक बेहतर नहीं हुए, ख़ास तौर पे UK में, जो कि एक हमारा दूसरा बड़ा मार्केट है। तो एक्सपोर्ट्स में इजाफे की कमी नज़र आ रही है। रेमिटेंसेस तो पिछले महीने रिकॉर्ड लेवल पे चले गए, 50% इजाफा हुआ और शायद ये इसलिए हुआ है कि लोग वापस आ रहे थे। अलबत्ता हमें अब ये देखना है कि रेमिटेंसेस पे क्या असर होता है। तो अंदरूनी हालात कुछ बेहतर हो रहे हैं, अलबत्ता बाहर के जो हालात हैं उनमें कोई ख़ास बेहतरी नज़र नहीं आ रही है। उससे चूँकि हम दुनिया का हिस्सा हैं, हमारे बरामदात दुनिया से मुंसलिक हैं, तो इसलिए इस वक्त कहना कि बहुत वाज़े तौर पर बेहतरी आएगी ज़रा मुश्किल है। मगर डॉक्टर साहब, आपने इस साल के लिए, ज़ाहिर है आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं हैं, आप कह रहे हैं कि 5% से पाकिस्तान ग्रो करेगा, मगर अगले 2 सालों के लिए आप 4% और 5% की तरक्की बता रहे हैं। तो अगर दुनिया के हालात और फिर वैक्सीन भी आ जाती है, तो आपके ख्याल में पाकिस्तान की मुआशी फंडामेंटल्स ऐसे हैं कि हम तरक्की की राह पर चढ़ सकते हैं अगले साल से? इंशाअल्लाह। बात यह है कि देखिए, 2 बहुत बड़े मसाइल थे पिछले 10 साल में। एक बहुत बड़ा मसला था कि हमारे मुल्क में टेरर के अटैक्स बहुत हो रहे थे। टेररिज्म के ख़िलाफ़ जो जंग हमने की बाद में, उसमें नुमाया तौर पर अल्लाह के फजल से कामयाबी हुई है। दूसरी तरफ बिजली की कमी जो थी उसने बिल्कुल, जैसे कहते हैं, माशी पहिया को रोक दिया था। और एक वक्त ऐसा था कि हमारे शरह नमू में तकरीबन सालाना 2% कमी आ रही थी बिजली की कमी की वजह से। अब ये हाल है कि हमारे पास सरप्लस बिजली है, अगरचे उसके इस्तेमाल में कुछ मसाइल हैं, मगर सरप्लस है। दूसरी तरफ टेरर इंसिडेंट्स कम हुए हैं। तो अगर एक और चीज़ पर जो इस हुकूमत ने कामयाबी से काबू पा लिया है, और वो ये है तिजारत का खसारा, जिसने हमारे माशी हालात को बहुत हद तक परेशान कुल तक लेवल तक पहुंचा दिया था। और एक वक्त ऐसा था कि 20 अरब डॉलर का खसारा था, अब वो 3 अरब डॉलर पे आ चुका है। ये 3 चीज़ों को देखते हुए मेरा ख्याल ये है कि अगर मुनासिब पॉलिसीज़ रहें और गवर्नेंस जो है मुल्क में मुनासिब लेवल पे रहे, तो इंशाअल्लाह 2021 से आगे चलकर
हमारा अंदाज़ा यह है कि मुल्क फिर से 4.5-5% के रफ्तार से आगे इंशाल्लाह बढ़ेगा। मतलब ये बड़ी अच्छी खबर है। और मगर जब 5% से ऊपर अगर तरक्की की तरफ पाकिस्तान जाता है, इन्होंने करंट अकाउंट खसारा कम किया तो साथ में हमें नजर आया कि ग्रोथ भी बिल्कुल कम होकर रह गई। तो अगर तरक्की की तरफ जाता है तो वापस कहीं करंट अकाउंट खसारा तो इतना नहीं बढ़ जाएगा। पाकिस्तान में ग्रोथ कंजम्पशन लेड होती है, फिर उसकी वजह से दरामदात बढ़ जाती हैं। पाकिस्तान में अगर आपने कहा कि बिजली की कमी खत्म हो गई है, अब शरह सूद भी कम नजर आ रही है, दहशत गर्दी भी नहीं है जो पिछले 10 सालों में मामलात थे, तो ऐसी सरमायाकारी हो रही है कि हम जैसे ही मुआशी तरक्की की तरफ जाएं तो वापस करंट अकाउंट खसारे की वजह से वो जो बूम बस्ट का साइकिल है हमारा, वो दोबारा ना शुरू हो जाए। देखिए, कुछ वजह ये भी थी खसारे के बढ़ने की कि हमारा जो सीपेक के जो इन्वेस्टमेंट्स थे वो ख़ास तौर पे जो पावर प्लांट्स पे जो हम पैसे लगा रहे थे सालाना 5-4 कम से कम $6 बिलियन, तो उसके नतीजे में खसारे में इजाफा हुआ था। मगर अब वो पीक गुज़र चुका है। अब हमें पावर सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की इस वक्त ज़रूरत नहीं है, तो उस लिहाज से खसारा कम हो सकता है। दूसरी तरफ अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हालात मामूल पे आ जाएं सारी दुनिया में अगले 1 साल 1.5 साल में, तो क्या हमारे एक्सपोर्ट्स में कुछ इजाफा हो सकता है? इंशाल्लाह अगर पॉलिसीज़ मुनासिब रहीं और हमने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई कर लिया तो हो सकता है कि उसमें इजाफा होगा। मगर वो कैसे होगा? मैं फिर जानना चाह रहा हूँ कि अभी आपने जो जितने भी फैक्टर्स बता रहे हैं कि हो सकता है हमारा करंट अकाउंट खसारा ना बढ़े क्योंकि पहले मशीनरी आ रही थी, बिजली के प्लांट्स लग रहे थे पिछले दौर में, अब अगर आप कह रहे हैं तरक्की की शरह पर जाएं तो डाइवर्सिफाई कैसे हो? और आपको होता नजर आ रहा है क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर हमें नजर आता है बार बार करेंसी डिप्रिशिएट हो जाए फिर भी इंसेंटिव मांगते हैं, इंसेंटिव हुकूमत दे देती है मगर वो वैल्यू एडिशन नहीं करते, एक्सपेंशन उस तरीके से नहीं करते। आपको डाइवर्सिफिकेशन और एक्सपेंशन के कुछ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में हो रही है? हुकूमत का भी फोकस है और प्राइवेट सेक्टर का भी फोकस है? जी, बात यह है कि 1 साल जो इस वक्त साल गुज़र रहा है उसमें मेरा नहीं ख्याल है कि इन्वेस्टमेंट में कोई ख़ास इजाफा होगा, इसलिए कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ने में कुछ वक्त लगेगा। और उसकी वजह तो मैंने पहले ही आपसे कहा कि बाकी दुनिया में हालात हद से ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। तो मेरा ख़्याल ये है कि आने वाले साल जो है 21-22 वगैरह, उसमें अगर पाकिस्तान में हालात मामूल पे आते हैं और सरे सूद कम रहता है 5 या 6%, दूसरी तरफ आप कुछ इंसेंटिव्स मुनासिब देते हैं अपने एक्सपोर्ट सेक्टर्स को, सिर्फ टेक्सटाइल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आपके पास कोई 15-20 ऐसे एक्सपोर्ट्स हैं जो 100 मिलियन से $150 मिलियन के लेवल पे हैं, उनमें पोटेंशियल है, आप उनको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, उन पे रुझान बढ़ाएं, एमर्जिंग एक्सपोर्ट्स की तरफ जाएं और नए मार्केट्स ढूंढने की कोशिश करें। तो अगर इस तरह की प्रॉपर प्लानिंग होगी तो इंशाल्लाह 1.5-2 साल में हम इजाफा देख सकते हैं अपने एक्सपोर्ट्स में, और उसके नतीजे में एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट इंशाल्लाह काफ़ी हद तक आ सकता है। अच्छा, एक और इशू आपने बेरोजगारी के हवाले से बार बार हाईलाइट किया है और आपने ये तक कहा कि 1 करोड़ लोग बेरोजगार पाकिस्तान में अब तक हो चुके हैं। अब हुकूमत का, वज़ीर-ए-आज़म का ख़ास तौर से फोकस है रियल एस्टेट की तरफ। उन्होंने वहाँ से वो समझते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकती है, उन्हें एमनेस्टी भी दी है, शरह सूद भी कम की गई है, छोटे घर बने उसके लिए कोशिश की गई है, मॉर्गेज मार्केट डेवलप करने की वो कोशिश कर रहे हैं। आमतौर पर देखा गया है पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखते हुए कि इकोनॉमिक ग्रोथ के बाद रियल एस्टेट में एक बूम आता है। आपको लगता है जो रियल एस्टेट है वो ड्राइव कर सकता है पाकिस्तान में इस वक्त रोजगार को? देखिए, बात यह है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर, आप ये देखिएगा कि सबसे तेज़ रफ्तारी हमारे कंस्ट्रक्शन सेक्टर और हाउसिंग इन्वेस्टमेंट में मुशर्रफ साहब के पीक में जब था, जब शरह नमू जो है वो तकरीबन 6-7% तक पहुंच चुका था। तो इसका जो लिंक है वो इकॉनमी के हालात से है, ये लीडिंग सेक्टर नहीं है। अगर आप इजाज़त दें तो उसको मैं कहूँगा कि ये लैगिंग सेक्टर है। लीडिंग सेक्टर इस वक्त आपको जो क्रिएट करना है, यकीनन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, मगर वो पब्लिक सेक्टर में आपको प्रोजेक्ट्स लाने हैं पब्लिक सेक्टर में, जिसके नतीजे में बेरोज़गारी में कमी हो, लोगों को मौका मिले। आप इस तरह के प्रोजेक्ट्स सेलेक्ट करें जिसमें रोज़गारी की पैदाइश और होने के गुंजाइश ज़्यादा हों।
तो लीडिंग सेक्टर हैज़ टू बी पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट सेक्टर कंस्ट्रक्शन उस वक्त आएगा जब आपकी इकॉनमी की रफ्तार बढ़ जाएगी। हमने देखा है दुनिया के जिन ममालिक ने कंसिस्टेंट बुनियादों पर, मुस्तकिल बुनियादों पर तरक्की की है, वहाँ पर नज़र आया है कि लो इन्फ्लेशन, लो इंटरेस्ट रेट्स का सिनेरियो रहा है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा हुई है, करेंसी भी उनकी स्टेबल रही है। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बहुत ऊपर चली गई थी, अब नीचे आई, मगर फिर आप भी देख रहे हैं कि फूड इन्फ्लेशन एक दफ़ा फिर हुकूमत की वार्निंग्स के बावजूद बार बार उसमें इजाफा हो रहा है। ये एक फैक्टर आपको लगता है कि ये कंट्रोल हो जाएगा और हम देख पाएंगे एक ऐसा सिनेरियो जिसमें कम इन्फ्लेशन और कम इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा लंबे अरसे के लिए रह सके? देखिए, बहुत मुनासिब सवाल है आपका। देखिए, हुआ ये कि जनवरी में एक पीक पे हम जा चुके थे, इस साल के 14.2% पर पहुंच गए थे और खाने पीने के अशिया ख़ास तौर पे सब्जियां वगैरह की कीमतों में 25% इजाफा था। अलबत्ता हुआ ये अल्लाह के फजल से कि ये गिरते गिरते 8.6% तक आ चुके पिछले महीने। मगर साथ साथ अगर हम सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स को देखते हैं, जो आम आदमी के लिए ज़्यादा अहम है, इसलिए कि उसमें आम अशिया की कीमतें होती हैं, वो 10% के ऊपर जा चुका है और इसमें आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो रहा है। और इसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये कि पिछले साल बजट के खसारा इतना बढ़ गया था कि हुकूमत ने जो बोरोइंग की उससे मनी सप्लाई में बहुत इजाफा हुआ, बहुत पैसा छपा है और इस वक्त मुल्क में घूम फिर रहा है। उसके नतीजे में कीमतों पर इम्पैक्ट तो आएगा। दूसरी तरफ आपने जो तेल की कीमत बढ़ा दी है, उसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पे तो असर पड़ चुका है 20% तक। उससे हर चीज़ की कीमतों में इजाफा हो सकता है। आने वाले दिनों में IMF ने के साथ अगर प्रोग्राम को वापस लाना है, रिवाइव करना है, तो एक जो शर्त है वो बहुत सख्त है कि आप बिजली की कीमतें बढ़ाएं ताकि सर्कुलर डेट कम हो। और अगर उसको बढ़ा दिया जाता है तो देखिए एक और झटका पड़ेगा, कीमतों में और इजाफा होगा। मुझे इस बात की परेशानी है कि शायद गवर्नमेंट कहती है 6.5% इस साल अफरात ज़र, हमारा अंदाज़ा ये है कि ये 9 से 11% की रेंज में रह सकता है और ख़ास तौर पे खाने पीने की चीज़ों में काफ़ी इजाफा हो सकता है। इस वक्त सबसे गरीब तबका जो है उनके कीमतों में 13% इजाफा है। अब आप सोचिए कि एक अजीब हालत है कि अफरात ज़र सबसे ज़्यादा सबसे गरीब लोगों को मुतासिर कर रहा है और उसकी वजह यह है कि खाने पीने की चीज़ें और सबसे ज़्यादा अहम आटे की कीमत की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है गरीब तबके को। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुस्तकबिल में बेहतर मुआशी इशारे उन्हें नज़र आ रहे हैं, मगर हुकूमत की जिम्मेदारी है कि महंगाई को कंट्रोल करे ताकि महंगाई कम रहे तो शरह सूद नीचे रहे, शरह सूद नीचे रहे तो मुल्क में सरमायाकारी हो, सरमायाकारी हो तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि डाइवर्सिफाइड अपनी एक्सपोर्ट्स को किया जाए, उसका दायरा फैलाया जाए ताकि पाकिस्तान एक दफ़ा फिर तरक्की के साथ करंट अकाउंट खसारे में ना डूब जाए। उनका कहना था कि एक अच्छी बात यह है कि पहले जो इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हुई वो मशीनरी की हुई, जिसकी वजह से अब लोड शेडिंग नहीं है, टेररिज्म नहीं है, तो पाकिस्तान में कोरोना वायरस के ख़ात्मे के बाद एक बेहतर माहौल नज़र आएगा। अगर दुनिया में भी इस वक्त कोरोना वायरस से वो निमट पाती है, पाकिस्तान के लिए एहतियात कितनी लाजमी है, आपके लिए एहतियात कितनी लाजमी है, दुनिया में कोरोना वायरस के हवाले से क्या हो रहा है, आपको हक़ाइक़ बताएंगे एक ब्रेक के बाद। चीन से फैलने वाली कोरोना वायरस की वबा को दुनिया भर में फैले 7 माह हो चुके हैं। 1,70,00,000 से ज़ायद अफराद इस वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। 6,67,000 हलाक हो चुके हैं। यूरोप में तबाही फैलाने के बाद अमेरिका, ब्राज़ील और भारत अब कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट बन चुके हैं, जबकि कई ममालिक खुद को कोरोना वायरस की दूसरी लहर के लिए तैयार कर रहे हैं। अमेरिका में कोरोना केसेस की तादाद 44 लाख से तजावुज़ कर गई है। 1.5 लाख से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि अमेरिका में कोरोना से 1,20,000 अमवात का अंदाजा लगाया गया था। मगर वायरस के फैलाव में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद खबरदार कर चुके हैं कि कोरोना वायरस की वजह से अमेरिका में हालात बेहतर होने से पहले मजीद बदतर होंगे और अब तज्जियाकार कह रहे हैं कि हलाकतों में बेपनाह इजाफा हो सकता है। इसी तरह भारत में भी सूरत हाल बिगड़ रही है
29 जुलाई को रिकॉर्ड 52,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए, मगर खुशकिस्मती से पाकिस्तान में गुज़िश्ता माह तक कोरोना वायरस की बिगड़ती हुई सूरत हाल में अब नुमाया बेहतरी आई है। कोरोना वायरस कंट्रोल में आ चुका है और अब सबकी जिम्मेदारी है, हुकूमत की और अवाम की, कि इस शरह को कम ही रखा जाए, ये पाकिस्तान में दोबारा ना फैले। पाकिस्तान में 7 मई को उठाए गए लॉकडाउन की वजह से हालात बहुत ख़राब हो गए थे। ईद से पहले लॉकडाउन उठाने की मुखालफत सामने आई, मगर फिर भी उठा लिया गया। पाकिस्तान में 7 मई को लॉकडाउन खत्म किया गया, तो इस दौरान ईद पर होने वाली बेएहतियाती की वजह से कोरोना वायरस का फैलाव खतरनाक हद तक बढ़ गया और 20 जून तक मस्बत केसेस की शरह 24% तक पहुंच गई थी, जबकि 7 मई से पहले तक यही शरह 10% थी। और पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मुतासरीन और हलाकतें खुद हुकूमती अंदाजों से कम थी। 7 मई तक पाकिस्तान में कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद महज 25,837 थी और हलाकतों की तादाद 594 थी, मगर ईद पर लॉकडाउन उठा लिया गया। SOPs पर अमल दरामद नहीं कराया जा सका और जो शरह 10% थी वो वहां से कम होने के बजाय 24% तक पहुंच गई। अमवात की तादाद में इजाफा हुआ और तादाद 5,000 से तजावुज़ कर गई। केसेस बढ़कर 2,76,000 से जायद हो गए, यानी अमवात में और केसेस की तादाद में 10 गुना इजाफा हो गया, सिर्फ और सिर्फ ईद पर से पहले लॉकडाउन उठाने की वजह से और उस पर जो SOPs पर अमल दरामद नहीं कराया जा सका। और उसके बाद, हालांकि उससे पहले सूरत हाल कंट्रोल में थी, अगर ईद पर गलती ना की जाती, एहतियात बरकरार रखी जाती, तो ज़्यादा लोगों की जानें बचाई जा सकती थी, लोगों को बीमार होने से बचाया जा सकता था और हम आज के मुकाबले में ज़्यादा कम केसेस और अमवात के साथ मुआशी सरगर्मियाँ बहुत पहले शुरू कर सकते थे, क्योंकि 7 मई से पहले तक सूरत हाल कंट्रोल में थी। मगर ईद पर होने वाली बेहतियाती की वजह से सूरत हाल बिगड़ गई और कोरोना के केसेस में इतनी तेज़ी के साथ इजाफा हुआ कि पाकिस्तान में केसेस की तादाद कोरोना से मुतासरा यूरोपीय ममालिक के मुकाबले पर पहुंच गई, मगर खुशकिस्मती से अमवात की शरह कम रही। इस वक्त इटली में कोरोना के केसेस 2,46,000 से ज़ायद हैं, जो पाकिस्तान से कम है, मगर अमवात 35,123 हैं, जो पाकिस्तान से 6 गुना ज़्यादा हैं। इसी तरह बरतानिया में कोरोना से 3.5 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर हुए और अमवात 45,878 हैं। स्पेन में 3,27,000 से कोरोना केसेस हैं, जो पाकिस्तान से सिर्फ 50,000 ज़्यादा हैं, मगर अमवात 28,000 से ज़ायद हैं, यानी तकरीबन पाकिस्तान से 5 गुना ज़्यादा। यानी पाकिस्तान की सूरत हाल में जो बेहतरी नज़र आ रही है वो शरह अमवात में कमी की वजह से है, और अगर शरह अमवात भी ज़्यादा होती तो ये पाकिस्तान के लिए तबाहकुन साबित होता ईद पर लॉकडाउन उठाना। कम शरह अमवात के साथ अब केसेस के फैलाव पर भी काबू पा लिया गया है, जो पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन खबर है और उस पर काबू पाए रखना अवाम की जिम्मेदारी है। और अगर भारत से मवाजना किया जाए, जहां रोज़ाना किए जाने वाले टेस्ट की तादाद अब 5.25 लाख तक पहुंच चुकी है और इसका का जो फी 10 लाख टेस्ट का रेट है वो भी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक कि मौजूदा हालात में जो पाकिस्तान में सूरत हाल कंट्रोल में है, उसके बावजूद भी भारत में फी 10 लाख में अमवात पाकिस्तान से कम है। हालांकि भारत की आबादी पाकिस्तान से 7 गुना ज़्यादा है, मगर शरह अमवात 6 गुना ज़्यादा है। इसी तरह भारत का मजमूई पॉजिटिव रेट अभी भी 8.7% है, जबकि पाकिस्तान का मजमूई पॉजिटिव रेट अब 14% से ज़ायद है। दादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में फी 10 लाख की आबादी पर 8,731 टेस्ट किए गए, फी 10 लाख पर 1,249 केसेस रिपोर्ट हुए और फी 10 लाख की आबादी पर 27 अमवात हुई। इसके मुकाबले में भारत में कोरोना के मजमूई केसेस 15,35,000 से ज़ायद हैं और 35,000 से ज़ायद हलाकतें हो चुकी हैं। और फी 10 लाख की आबादी पर जायजा ले तो वहाँ फी 10 लाख की आबादी पर 12,848 टेस्ट किए गए हैं, यानी पाकिस्तान से 50% ज़्यादा टेस्ट किए गए और फी 10 लाख आबादी पर 1,114 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, यानी पाकिस्तान से कम। और फी 10 लाख की आबादी पर 25 अमवात हुई हैं, वो भी पाकिस्तान से कम। मगर एक फ़र्क यह है कि पाकिस्तान में कोरोना अब कंट्रोल में आ चुका है और भारत में सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है, जो ज़ाहिर अफसोसनाक है। खित्ते का एक और मुल्क श्रीलंका है, जहाँ कोरोना के मजमूई केसेस सिर्फ 2,810 हैं और 11 अमवात हुई हैं, जबकि श्रीलंका की आबादी 2 करोड़ 14 लाख से ज़ायद है। और फी 10 लाख की आबादी पर जायजा ले तो श्रीलंका में फी 10 लाख पर सिर्फ 131 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और फी 10 लाख की आबादी पर 5 अमवात हुई हैं, यानी 20 लाख अफराद में एक मौत वाक़या हुई है। इसी तरह पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान की आबादी 3 करोड़ 89 लाख से ज़ायद है, जो कि पाकिस्तान से तकरीबन 5 गुना कम है। वहाँ 36,471 कोरोना के केसेस हैं और 1,271 अमवात हुई हैं, जबकि फी 10 लाख पर 2,262 टेस्ट किए गए हैं। फी 10 लाख पर 935 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और फी 10 लाख की आबादी पर 33 अमवात हुई हैं।
एक और मुल्क इंडोनेशिया का है, उसका जायजा लें तो इंडोनेशिया की आबादी 27 करोड़ 37 लाख से जायद है, जो कि पाकिस्तान से तकरीबन 6 करोड़ ज्यादा है। और कोरोना के 1,04,000 से जायद केसेस हैं, जबकि 4,975 अमवात हुई हैं। फी 10 लाख की आबादी का जायजा लें तो फी 10 लाख पर 382 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि फी 10 लाख आबादी पर 18 अमवात हुई। यानी केसेस और अमवात पाकिस्तान से कम रही, हालांकि आबादी पाकिस्तान से ज्यादा है। इसी तरह चीन, जहां से कोरोना वायरस दुनिया भर में फैला और उसकी आबादी भी भारत की तरह पाकिस्तान से 7 गुना से ज्यादा है, मगर 1 अरब 43 करोड़ से ज्यादा आबादी के बावजूद वहां कोरोना के 84,000 से ज्यादा मरीज सामने आए, 4,634 अमवात हुई। यानी फी 10 लाख की आबादी पर 62,814 टेस्ट किए गए, फी 10 लाख पर 58 केसेज रिपोर्ट हुए और फी 10 लाख पर सिर्फ 3 अमवात हुई। इसी तरह बांग्लादेश में कोरोना वायरस की सूरत हाल का जायजा लें तो बांग्लादेश की आबादी 16 करोड़ 48 लाख से ज्यादा है, जो कि पाकिस्तान की आबादी से तकरीबन 5 करोड़ कम है। और वहां कोरोना के मुतासरीन की तादाद 2,32,000 से ज्यादा है, 3,000 से ज्यादा अमवात हुई है। फी 10 लाख की आबादी पर जायजा लें तो बांग्लादेश में फी 10 लाख पर 6,935 टेस्ट किए गए, फी 10 लाख पर 1,409 केसेस रिपोर्ट हुए, फी 10 लाख की आबादी पर 18 अमवात हुई। कोरोना वायरस ने नेपाल को भी मुतासिर किया, मगर वहां सूरत हाल कंट्रोल में है। और दिलचस्प बात यह है कि नेपाल की आबादी पाकिस्तान से 10 गुना कम है, मगर फी मिलियन टेस्ट पाकिस्तान से डबल से भी ज्यादा है। नेपाल की आबादी 2 करोड़ 91 लाख से ज्यादा है और वहां कोरोना के 19,273 मरीज हैं और सिर्फ 49 अमवात हुई हैं। और फी 10 लाख पर 22,992 टेस्ट किए गए हैं, फी 10 लाख पर 661 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और फी 10 लाख की आबादी पर सिर्फ 2 अमवात हुई है। कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के मामले में सबसे बेहतरीन मिसाल वियतनाम की है, जिसकी आबादी 9 करोड़ 74 लाख से ज्यादा है, जो पाकिस्तान से आधी है, मगर सूरत हाल पाकिस्तान से कहीं ज्यादा बेहतर है। वियतनाम में कोरोना वायरस के सिर्फ 450 केसेस रिपोर्ट हुए। वियतनाम में फी 10 लाख की आबादी पर 2,823 टेस्ट किए गए, फी 10 लाख पर सिर्फ 5 केसेस रिपोर्ट हुए। इसी तरह मलेशिया की आबादी 3 करोड़ 23 लाख से ज्यादा है, जो पाकिस्तान से 7 गुना कम है, मगर वहां फी 10 लाख की आबादी पर किए गए टेस्ट की तादाद पाकिस्तान से 3 गुना से भी ज्यादा है। मलेशिया में कोरोना के 8,900 से ज्यादा मरीज हैं, 124 अमवात हो चुकी हैं और मलेशिया में फी 10 लाख पर 29,483 टेस्ट किए गए और फी 10 लाख पर 276 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि फी 10 लाख की आबादी पर सिर्फ 4 अमवात हुई। एक और मुल्क थाईलैंड में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लें तो वहां मजमूई तौर पर 3,298 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए, 58 हलाकतें हुई, जबकि थाईलैंड की आबादी 7 करोड़ के करीब है, यानी पाकिस्तान की आबादी वहां से 3 गुना ज्यादा है। मगर थाईलैंड में भी फी 10 लाख पर टेस्ट पाकिस्तान से ज्यादा और केसेस और अमवात बहुत कम है। थाईलैंड में फी 10 लाख पर 10,282 टेस्ट किए गए और फी 10 लाख पर 47 केसेस रिपोर्ट हुए और फी 10 लाख की आबादी पर 8 अमवात हुई। ये पूरी सूरत हाल बता रही है कि इस खित्ते में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहां पर कोरोना कंट्रोल में रहा। पाकिस्तान में अब कंट्रोल में आ चुका है, ईद से पहले कंट्रोल में था, बद एहतियाती की गई, लॉकडाउन खोला गया, फैल गया, अमवात बढ़ गई, अब एक दफ़ा फिर कंट्रोल में है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। और ईद पर और उसके बाद सबको एहतियात करनी है। इंडस अस्पताल के CEO डॉक्टर अब्दुल बारी हमारे साथ मौजूद। डॉक्टर बारी साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है आप लोगों ने डायरेक्टली ट्रीट करते रहे कोरोना वायरस, आपका अस्पताल कहा जा सकता है, क्योंकि एक वक्त था आप लोगों के पास बेड नहीं थे, बहुत बुरी सूरत हाल थी, कि अब सूरत हाल बहुत बेहतर है, बहुत कंट्रोल में है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये जो नंबर्स कम हो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला का करम है कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि जो कि कमी की तरफ जा रही हैं और उसके वाज़े इशारे भी हैं। क्योंकि मैं देखें, हमारा हॉस्पिटल जो है ना एक प्रेफर्ड हॉस्पिटल है, तो उसका डेटा बायस हो सकता है, लेकिन एक चीज़ जिससे लोग मुझसे कहते थे आप कैसे कहते हैं कि कम हो रहा है, तो मेरे पास जैसे दिन में 25-30 कॉल्स आया करती थी लोगों की, वो कोई मशवरा करने के लिए या कोई बेड दिलवा दे हमको अस्पतालों में। और लेकिन अब वो जो है ना, ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जबकि ईद के फ़ौरन बाद 2 हफ्ते के 3 हफ्ते में जब बहुत क्राइसिस था। अब सूरत हाल ये है कि दिन में इक्का दुक्का आते हैं और किसी दिन कोई कॉल भी नहीं आती है कि हमें बेड चाहिए। अगर मैं हॉस्पिटल के सारे देखूँ डेटा तो वो भी कम हो रहा है और अब इंडस हॉस्पिटल में भी तकरीबन आज हमारे पास 10 बेड खाली थे, तो जो कि बड़ी रेयरिटी थी। हम तो हमेशा इस बात स्ट्रेस में रहते थे कि अब कोई आएगा, हमको इमरजेंसी डाइवर्जन पे लगानी पड़ी थी, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई नहीं है। इमरजेंसी 24/7 काम कर रही है और फॉर चेंज जो अमन एम्बुलेंस वाले भी जब कॉल करते थे हमको कि बेड की ज़रूरत है तो उनको कहा बिल्कुल ले आए मरीज़, बेड खाली है। साहब, ये बड़ी अच्छी खबर है। साथ में बताएगा कि मेरे पाकिस्तान में जो केसेस की तादाद है वो जो ईद पर बदएहतियाती हुई वो तकरीबन यूरोपीय ममालिक के बराबर हो गई, मगर अमवात और तबाही
खुदा का बड़ा करम रहा कि उस हिसाब से नहीं हुई? कोई इम्यूनिटी है, जवान पॉपुलेशन है, आबादी है, क्या वजह आपको अभी तक समझ में आई है? यंग पॉपुलेशन होने की वजह से हमें फ़ायदा पहुंचा है, और इसके अलावा जो थोड़ी सी बहुत एहतियातें लोगों ने की हैं वो इस सेंस में कि पहले तो थोड़े केसेस थे, तो ये जो मेरे घर में तो किसी को है नहीं, ये एक फीलिंग थी, और लोगों के मिथ्स थे कि ये है नहीं, कुछ ऐसी चीज़ है, लोगों ने हवा बनाया हुआ है। लेकिन पिछले 2 हफ्ते जब ईद के फ़ौरन बाद तकरीबन हर घर में उसका कोई जानने वाला, उसका दोस्त या उसका कोई रिश्तेदार या उसका पड़ोसी इफेक्ट हुआ था या डेथ हुई भी थी, तो लोगों के अंदर अब एक रियलाइजेशन हुई थी वाकई कोई चीज़ है और इसके लिए एहतियात करनी चाहिए। लेकिन मैं इसके साथ साथ ये ज़रूर कहूँगा कि हमें कंप्लेसेंस नहीं होना चाहिए। और सब दुरुस्त है, ईद पर हुआ तो हमें नजर आया। आप समझते हैं अगर ईद पर बदएहतियाती ना होती तो पाकिस्तान पहले ही सिचुएशन को कंट्रोल कर चुका होता, अमवात भी कम होती, केसेस भी कम होते, मईशत भी चल गई होती, और अब भी एहतियात लाजमी है, वरना वापस उस सिचुएशन में जा सकते हैं, और ये लोगों को समझना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपको, और देखें बात यह है कि फैसले किए जाते हैं, कुछ सही होते हैं, कुछ से गलत भी निकलते हैं, इंसान है हम सब लोग, तो वो फैसला एक गलत था और उससे हमने सीखा, और क्योंकि हम लोगों ने सब अब यही कहा कि इस ईद पे हम कुछ नहीं खोलेंगे पहले से, और वो भी जो है ना, जो भी आपने देखा कि जी जो स्मार्ट लॉकडाउन भी और बाकी सारी चीज़ें भी 15 अगस्त तक एक्सटेंड की गई हैं, ठीक है ना, और ईद के बाद फिर उसका देखा जाएगा। तो डेफिनेटली अगर हमने उस वक्त एहतियात की होती तो हम पहले इस पे आ जाते, लेकिन अभी भी वक्त गया नहीं है, हमने अपनी गलती से सीख लिया है, और खुदारा अब अपनी गलतियों को न दोहराएं। अगले 2-3 महीने अगर हमने एहतियात से गुजार लिए तो इंशाअल्लाह हम बहुत बेटर ऑफ होंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बारी। कह रहे थे अगले 2 से 3 महीने बहुत अहम हैं। ईद पर ख़ास तौर से नज़र आया है पंजाब हुकूमत ने स्पेशल इकदाम किए हैं। नज़र आ रहा है कि वो किसी भी तरीके से इस मामले को दोबारा फैलने से रोकना चाहते हैं, और उम्मीद करते हैं कि पूरे पाकिस्तान में ये दोबारा ना फैले, कंट्रोल में आए, मुआशी एक्टिविटी शुरू हो, क्योंकि लाजमी है। जो तबाही पाकिस्तान में हो चुकी है, मुआशी बदहाली पहले ही थी, और कोरोना की वजह से जो बेरोज़गारी हुई उसके दादोशुमार जब हम आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद, तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना आप सबके लिए एहतियात लाजमी है, ताकि मईशत चले, रोज़गार के मौके पैदा हों, गुर्बत कम। मुल्क में बेरोज़गारी की शरह बढ़ती जा रही है। खुद डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब के मुताबिक 1 करोड़ से ज़ायद लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। इसके अलावा इन बेरोज़गार लोगों में 3000 के करीब वो लोग हैं जो आला तालीम याफ्ता हैं, PhD की डिग्री रखते हैं। पाकिस्तानी अवाम बेरोज़गारी से इस वक्त खौफज़दा है। वो कोरोना से ज़्यादा बेरोज़गारी और बढ़ते हुए अखराजात ज़िंदगी के लिए फ़िक्रमंद है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून में इस हवाले से एक रिपोर्ट शाया हुई है, जिसके मुताबिक बैनुल-अक़वामी रिसर्च कंपनी इप्सॉस की जानिब से किए गए सर्वे में अवाम की राय सामने आई है। ये कंपनी GCCI यानी पाकिस्तान में ग्लोबल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स के लिए सर्वे करती है। सर्वे के मुताबिक मार्च के मुकाबले में जून के महीने में लोगों का मईशत पर एतमाद मजीद कम हो गया। जून में पाकिस्तान का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स स्कोर सबसे कम 22 रहा, जबकि आलमी GCCI औसत 45.1 था। सर्वे से ये बात सामने आई कि सार्फिन में एतमाद बहुत कम था और वो सरमायाकारी के फैसले करने में हिचकिचाहट का शिकार थे। वो मुल्की मईशत के मुस्तकबिल और रोज़गार के बारे में भी पुरउम्मीद नहीं थे। मुलाजमत खोने का खदशा भी 3 माह पहले किए गए सर्वे के मुकाबले में बढ़ गया है। सर्वे में शामिल 86% लोगों ने कहा कि बेरोजगारी उनके लिए सबसे अहम मसला था। 83% ने बढ़ती हुई महंगाई को दूसरी बड़ी परेशानी करार दिया। मुल्क में बढ़ती हुई बेरोजगारी से आला तालीम याफ्ता PhDs की डिग्री रखने वाले अफराद भी महफूज नहीं है। PhD एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इस साल के आखिर तक मुल्क में बेरोजगार PhD की तादाद 3000 से तजावुज कर जाएगी। 24 जुलाई को द न्यूज़ में शाया होने वाली खबर के मुताबिक PhD एसोसिएशन ने बेरोजगार PhDs की बढ़ती हुई तादाद पर अपने खदशात का इज़हार करते हुए कहा कि हुकूमत PhD स्कॉलर्स को दरपेश मुश्किलात के हल के लिए कोई तवज्जो नहीं दे रही है और बेरोजगार PhD की यूनिवर्सिटियों और आला तालीमी इदारों में तैनाती के लिए कोई मौसर इकदाम भी नहीं उठाया गया। हायर एजुकेशन ने 2009 में PhD स्कॉलर्स के लिए रोजगार के मौके पैदा करने के लिए एक अबूरी प्रोग्राम शुरू किया था। इसका मकसद
फ्रेश पीएचडी को मुलाजमत फराहम करने में मदद देना था। हायर एजुकेशन कमीशन ने 2018 तक 1 साल की बुरी मुद्दत के लिए सैकड़ों फ्रेश पीएचडीज को असिस्टेंट प्रोफेसर्स की हैसियत से सरकारी यूनिवर्सिटियों में रखा। बाद में इन स्कॉलर्स को मुतालिका जगहों में मुस्तकिल फैकल्टी मेंबर की हैसियत से जगह दी जानी थी, लेकिन इस प्रोग्राम को ही खत्म कर दिया गया और अबूरी मुद्दत पूरी होने के बाद 30% स्कॉलर्स को निकाल दिया गया, जिसके बाद हायर एजुकेशन ने मार्च 2019 में इस प्रोग्राम के दूसरे फेज का ऐलान कर दिया, जिसके तहत तमाम फ्रेश पीएचडीज को नेशनल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन 1 माह की ट्रेनिंग लाजमी लेनी पड़ी और इसके 10 माह बाद उनसे जनवरी 2020 में प्री असेसमेंट टेस्ट लिया गया, यानी 10 माह तक फ्रेश पीएचडी करने वालों ने गैर यकीनी में गुजारे। खबर के मुताबिक पीएचडी डॉक्टरों को गलत मनसूबाबंदी और रुकावटों की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गैर मौसर प्रोग्राम की वजह से बहुत से नए पीएचडी मुल्क में मुलाजमत हासिल नहीं कर सके और कोरोना की वजह से वो गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों में भी मुलाजमत के लिए दरख्वास्त नहीं दे सके। पीएचडी डॉक्टर्स जो कि आला तालीम याफ्ता माने जाते हैं, तदरीस, तहकीकी मज़ामीन समेत कई हवालों से उनका किसी भी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार होता है और ये अहम किरदार अदा करने वाले बेरोज़गार हो रहे हैं, जो कि एक तशवीश की बात है। इसके अलावा भी मुआशी बदहाली की वजह से बेरोज़गारी में इजाफा हुआ है। उम्मीद की जा रही है कि अब कम अज़ कम मुआशी हालात बेहतर हों ताकि रोज़गार में इजाफा हो। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत में आने से पहले ये दावे किए थे कि मुल्क में रोज़गार के मौके पैदा किए जाएंगे, 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। वज़ीर आज़म बनने से पहले खुद इमरान खान ये कहते थे कि लोग रोज़गार के लिए बाहर से पाकिस्तान आएंगे। अब वो वक्त लेके आए जब बाहर से गरीब मुल्कों से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आया करेंगे। इंशाअल्लाह ये वो मुल्क बनेगा जिधर से बाहर से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आया करेंगे। ये मैंने ज़हन में पिक्चर किया हुआ है कि पाकिस्तान वो बनेगा कि बाहर से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने इंशाल्लाह आया करेंगे। इतनी तेजी से मुल्क उठेगा कि इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि बाहर से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आएंगे। मेरे पाकिस्तानियों, वो पाकिस्तान बनेगा जो मैं ख्वाब देखता हूं कि अल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि जितनी भी पाकिस्तान की एम्बेसीज दुनिया में होंगी, लाइनें लगी होंगी पाकिस्तान का वीजा लेने के लिए। यहां लोग नौकरियां ढूंढने आएंगे इंशाअल्लाह। मगर फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इस बात का क्रेडिट लेना शुरू कर दिया कि हमारी हुकूमत में लोग मुल्क से बाहर रोजगार के लिए जा रहे हैं और ये हुकूमत की बहुत बड़ी कामयाबी है। 18 महीने की हुकूमत में वज़ीर आज़म साहब ने 9,70,000 नौकरियां बार मुल्कों में लोग भेजे हैं। 9,70,000 बंदा तो 970,000 तो 10 लाख बंदा बाहर गया है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि 10 लाख बंदा 18 महीने में पाकिस्तान के बाहर जाते हुए उनको नौकरी मिली है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।